फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल स्टडी सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ परीक्षा बोध यूज़ किया है। इसका मेन कारण ये है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लगभग 95% परीक्षा बोध से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए और उसे आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पर परीक्षा बोध यूज़ की हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके घटक कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो आपको बता दूं, पारिस्थितिक तंत्र को हम परितंत्र या इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है पारिस्थितिक तंत्र के नाम से ही आए। आपको पूछा जा सकता है इकोसिस्टम क्या है, परितंत्र क्या है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग को बहुत ईजिली मैं इसको समझा रही हूँ कि आपको यहाँ ब्लैक लाइन में दिख रहे होंगे कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से समुदाय और वातावरण की मिली जुली इकाई को परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, रचना और कार्य की दृष्टि से समुदाय, किसका समुदाय? विभिन्न जीवों का समुदाय, जो जीव जंतु हैं उनको और वातावरण को मिलाकर ही हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि कोई भी जीव कभी अकेला नहीं रहता है, बल्कि वो एक समुदाय के रूप में रहता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे यहाँ बताया गया है कि रचना और कार्य की दृष्टि से जो समुदाय है और वातावरण है, इसी की मिली जुली इकाई को परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसे आप अपने तरफ से और बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो आपको इतना समझना जरूरी है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र हैं, इकोसिस्टम, वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित या फिर कृत्रिम। तो अब इसको आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। पारितंत्र किसे कहेंगे? जो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, खुद से अपने आप बढ़ते हैं या नियंत्रित होते हैं, उसे हम प्राकृतिक परितंत्र कहेंगे। जो प्राकृतिक रूप से, उसमें मनुष्य कोई दखल नहीं दे सकता। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं उसके लिए, स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, ये सब क्या है आप जान सकते हैं। इसमें उदाहरण में नदी, झील, झरना, तालाब, ये सब हैं। इस पे मनुष्य का कोई बस नहीं चल सकता। ये प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ते हैं, खुद नियंत्रित होते हैं, इसलिए हम इसे प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, समुद्री जलीय पारितंत्र। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो सेकंड, कृत्रिम पारितंत्र। तो ऐसा पारितंत्र जो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक नहीं है मतलब जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निर्मित किया है, खुद बनाया है, उसे हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसा पारितंत्र जो मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए खुद बनाया है, खुद निर्मित किया है, उसे हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। इसके लिए उदाहरण क्या लिया गया है? फसल पारितंत्र। आपको मालूम होगा जो फसल किया जाता है वो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है, भोजन प्राप्त करने के लिए करता है। ये प्राकृतिक नहीं है, यह मानव निर्मित पारितंत्र है। अब हम आगे देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो आपको बता दूं, पारिस्थितिक तंत्र के जो मेन होते हैं वो दो घटक माने जाते हैं। अजीवीय घटक, जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं, और दूसरा है जीवीय घटक, जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अब हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो जो अजीवीय घटक, निर्जीव पदार्थों या घटकों को रखा जाता है अजीवीय घटक में। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम्स में आपको अजीवीय घटक के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाता है। अधिकतर जो इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीवीय घटक। तो हम डायरेक्ट उसमें आते हैं। जीवीय घटक है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो आप सभी को शायद मालूम ही होगा। वो क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्या क्या है? जीवीय घटक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस टॉपिक में जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा जीवीय घटक के बारे में, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? फिर से आप याद रखें, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसे हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर,
कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जो उत्पादक है ये क्या होते हैं? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, उत्पादक हरे पौधे होते हैं। उत्पादक की श्रेणी में किसे रखा गया है? हरे पौधों को, झाड़ियों को, शाकीय पौधों को, इन सभी को जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। तो आपको समझ आ गया है उत्पादक की श्रेणी में हम किसे रखते हैं? हरे पौधों को। फिर सेकंड में आता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता की श्रेणी में वो आते हैं जो कि उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ उपभोक्ता को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो हम इसको देख लेते हैं हम। तो प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो कि वनस्पतियों को खाते हैं। ठीक है, वनस्पति साग सब्जी घास फूस ये जो खाते हैं, जैसे भेड़ बकरी घोड़ा टिड्डे यहाँ दिया हुआ है जो शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, इसमें ऐसे आते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से थे? भेड़ बकरी घोड़ा टिड्डे। तो इन सबको जो खाते हैं उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। फिर है तृतीयक उपभोक्ता। तो ऐसे उपभोक्ता जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन थे? मांसाहारी थे, है ना, भेड़िया मोर लोमड़ी। तो इन्हें जो खाते हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता में रखते हैं, जैसे कि यहाँ है सांप शेर बाघ चीता। ठीक है, तो ये तो डिटेल हो गया कि आपको याद रखना है प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे जो भी हैं वो खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। तो ये हो गया और इसके उदाहरण आपको पढ़ लेने हैं। अब हमारा है यहाँ अपघटक डीकम्पोजर। अब यहाँ जो अपघटक या डीकम्पोजर्स है उसमें मुख्य रूप से जीवाणुओं और कवकों को रखा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया हम पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो काम है वो है उत्पादक और उपभोक्ता जो कि मर चुके होते हैं उनको वो सड़ाने का काम करते हैं और सड़ा कर उन्हें वे भौतिक तत्वों में बदल देते हैं जो कि फिर से वातावरण में मिल जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जीवाणु और कवकों का काम क्या हुआ कि मरे हुए उत्पादक और उपभोक्ता को ये सड़ा देते हैं और भौतिक तत्वों में बदल देते हैं, जिससे कि वो फिर किसमें, वातावरण में मिल जाते हैं। और वातावरण में मिल जाते हैं, इसके बाद फिर से पुनः क्या होता है कि वे हरे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, है ना, और सूर्य के प्रकाश में भोजन के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं और फिर उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। इस तरह से ये जो चक्र है पारिस्थितिक तंत्र का वो निरंतर चलते रहता है। इस चक्र से हमको ये पता चल रहा है कि इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके जो मुख्य घटक हैं वो क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसके बाद भी मैं पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर दूंगी जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, इस तरह से मैं आपको सभी पारिस्थितिक तंत्र को बहुत ईजिली समझाऊंगी कि आप एक ही पारिस्थितिक तंत्र को समझकर सभी पारिस्थितिक तंत्र का आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।